नमस्कार दोस्तों। आज एक और कलाकार की बात करते हैं और उस कलाकार की बात जिसने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे आयाम देखे। एक आम कबीले में पैदा हुई रेशमा। रेशमा का नाम आते ही हमारे सामने एक ऐसी अद्भुत गायिका का एक चित्र उभर आता है जो काफ़ी हद तक हमारे जहन में सवार होती है। मुझे याद है मित्रों की जब ये भारत पाक बस यात्रा आरंभ हुई तो उसमें पहली बार 26 यात्रियों को अनुमति मिली थी पाकिस्तान से आने की। तो 26 में 16 टिकटें अकेली रेशमा ने खरीदी थी अपने साजिंदों के लिए कि मैं उस मुल्क में जा रही हूँ जिस मुल्क में मैं पैदा हुई थी, उस ज़मीन पर। और साथ ही मुझे कभी लगा ही नहीं कि दोनों मुल्कों में कोई विभाजन हुआ है। और उसी यात्रा के दौरान बाद में जब दिल्ली में इनसे मुलाकात हुई तो रेशमा ने 2 बातें कही थी जो बड़ी याद आती हैं। तो मैंने कहा जन्म कैसे हुआ, जन्म कब हुआ? तो बताया उसने कि मेरा जन्म जो है वो एक कबीले में हुआ था। हम लोग तो कभी आज यहाँ कल वहाँ, और इस तरह से घर का गुजारा जो है बड़ा मुश्किल से चलता था। और मेरा बाप जो था वो कभी किसी ऊँट का ख़रीद का फ़रोख्त का काम कर लिया करता था। एक ऊँट ख़रीदा, एक बेच लिया, या एक घोड़ा ख़रीदा, एक घोड़ा बेच लिया। और इसके बीच में जो 4 पैसे मिलते थे उनसे हमारा घर गुज़र औकात जो थी वो इतनी सीमा तक थी, इससे ज़्यादा नहीं। तो मेरा दूसरा इनसे सवाल ये था कि जो गायकी है आपकी उसमें इतनी लयबद्धता है, ये रियाज का मामला है या आपके उस्ताद कौन थे? तो उसने साफ कबूल किया कि मैं आपके सामने कबूल कर रही हूँ भाई, मुझे से राग का कोई इल्म नहीं है। मुझे ये भी पता नहीं कि राग इस बात के लिए आता है। तो मुझे कोई राग विधिवत मुझे नहीं आता। और अगर आप कल से पूछोगे कि ये मल्हार है या क्या है तो शायद मैं आपको बता ना पाऊँ। अब ये है कि जो आवाज़ बुलंद होती गई तो लोग बताते गए तो जहन में सवार होता गया कि अब मैं जो गा रही हूँ ये मल्हार में गा रही हूँ, अब मैं जो गा रही हूँ यमन कल्याण में गा रही हूँ। इस बात का एहसास बाद में हुआ, लेकिन जब गाया तब मुझे नहीं मालूम था कि राग होता क्या है। और ये सारा मामला रियाज का था और रियाज के साथ साथ एक लीन होने की भावना थी। तो मैंने पूछा कि ये पहली बार कब आप गायन की दुनिया में आपने प्रवेश किया? तो उसने बताया कि सबसे पहली बात उसने ये बताई कि मेरा जन्म जुलाई में हुआ था। तारीख मुझे याद नहीं। जुलाई भी इसलिए याद है कि जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मेरी उम्र 1 महीने की थी, तकरीबन 1 महीने की, 30 दिन की थी या 31 दिन की थी या 40 दिन की थी, मुझे नहीं याद। लेकिन मुझे इतना मालूम है कि 1 महीना पहले मेरी पैदाइश हुई थी और मेरी माँ मुझे छाती से लगाकर अपने काफ़िले के साथ पाकिस्तान की ओर सारा का सारा काफ़िला रवाना हो गया था। जन्म हुआ था राजस्थान में और इसीलिए उसको कई बार ये भी कहा जाता है कि मरुथल में खिला हुआ एक फूल, उसकी सिमली, उसको एक उपमा ये दी जाती है कि ये मरुथल में खिला हुआ एक फूल है रेशमा। ये जो उपमा है ये पाकिस्तान के एक जर्नलिस्ट ने जब रेशमा पर एक पुस्तक लिखी, एक कृति लिखी, तो उसने इसका नाम ये दिया। और ये बड़ी बात ये होती है कि पहली बात पूछा कि आपने गाना कब शुरू किया? तो कहने लगे मुझे नहीं पता कि मैंने कब गाना शुरू किया। मुझे इतना मालूम है कि मैं एक बार सखी शाहबाज कलंदर की मज़ार पर, क्योंकि हम लोग अक़ीदत हमारा वहीं थी, अक़ीदत हमारी उन्हीं सूफ़ी फ़कीरों में थी, तो मैं उनकी मज़ार पर, उनकी दरगाह पर गई थी। और दरगाह पर जब मैंने सुना हुआ था गीत पहले, तो मैंने सखी शाहबाज कलंदर दमादम मस्त कलंदर जब ये गाना शुरू किया तो उस गाने को सुनते ही लोग बंधे चले आए। और उनमें से एक आदमी आगे आया कि तुम रेडियो के लिए गा लोगी? तो मैंने कहा रेडियो के लिए गाना मेरे लिए? तो आप ये कैसे कबूल करेंगे? मुझे तो कोई राग का पता नहीं है, मुझे कोई हाव भाव तौर तरीके मुझे नहीं आते भाई, मैं तो अनपढ़ हूँ। और ज़िंदगी में एक मुस्लिम महिला होने के बावजूद मैंने कभी मांस नहीं चखा, प्योरली वेजिटेरियन रही सारी ज़िंदगी। और सिर्फ़ ज़्यादातर वक्त में वो ख़ुद उसने कबूल किया था उस मेरी मुलाकात के वक्त में भी कि मैंने ज़िंदगी में ज़्यादातर जो खाया है वो साग, मक्की की रोटी और बिस्सी रोटी।
और बहुत अय्याशी हुई तो थोड़ा सा गुड़ या शक्कर साथ में ले ली, और ज़्यादा अय्याशी हुई तो अचार की एक फाड़ी ले ली, फांक ले ली। इसके अलावा ज़िंदगी में मैंने कोई भी किसी किस्म की जो लजीज जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनसे मैं महरूम रही। लेकिन इतने परहेज़गार होते हुए भी मित्रों, रेशमा का जो अंत है वो बड़ा दुखद था। लंबे अरसे तक वो कैंसर से जूझती रही, और कैंसर भी गले का, और गले का जब कैंसर हो जाए एक गायक को तो उसके लिए मौत का ऐलान उसी दिन हो जाता है, क्योंकि वो जान जाती है कि अब मैं जिस रास्ते को, जिस गायन को मैं अपनी साधना का एक या तपस्या का एक रूप समझती हूँ, जब वो ही मुझसे छिन गया तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह मियाँ मुझसे नाराज़ हो गया। और अंतिम दिन काफ़ी दुखद इसलिए भी थे कि इलाज के लिए भी पैसे नहीं थे, क्योंकि फ़कीर लोग थे ये लोग। 4 पैसे मिल गए, 4 दिन गुजारा चल गया पूरे काफ़िले का। और अक्सर ये लोग हमेशा कबीले में अलग अलग नहीं रहते थे। और रेशमा की हालत ये थी कि रेशमा के पास अपना मकान भी नहीं था। पहले कराची में ज़िंदगी बीती, और कराची, क्योंकि सिंध में ज़्यादा वक्त ये रही, और राजस्थान से इनका परिवार पूरा का पूरा सिंध में आ गया था। कराची में ज़िंदगी बसर की शुरुआती दौर में, उसके बाद लाहौर चली आई, और लाहौर में भी अपना मकान नहीं था। तो परवेज़ मुशर्रफ को जब पता चला कि रेशमा बीमार है तो वो भी इनके गायन का बड़ा दीवाना था, तो उसने भी सरकारी कोच से, अपने स्वैच्छिक कोच से सबसे पहले 10 लाख रुपए की इमदाद दी ताकि इसका इलाज चल सके, इलाज के बिलों का भुगतान हो सके, और इसका सही ढंग से जो ख़र्च है इलाज का वो आगे से सरकार वहन करेगी। ये घोषणा भी कर दी गई। घोषणा तो ये भी हो गई कि रेशमा अपना मकान बना सके, इसको पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अपना एक प्लॉट भी देगी। अब तो ये है कि अब हालात बदल चुके हैं। मैं कुछ भी वजाहत करूँगा तो मुझे लगेगा कि ये गलत है, ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये जब दस्तूर दुनिया का बदल जाता है, कला, संगीत और लेखन की दुनिया में, तो उसके बाद ये चीज़ें अहमियत नहीं रखती। लेकिन बहरहाल रेशमा के पास अंतिम दिनों में अपना मकान भी नहीं था, और इलाज के लिए परवेज़ मुशर्रफ की इमदाद ना मिली होती तो शायद उसको बिलों का भुगतान करने की मुश्किल आती। और अच्छी बात ये थी कि जब भारत में आई तो भारत में उस भारत पाकिस्तान बस से पहले भी एक बार भारत आ चुकी थी, कई बार आ चुकी थी, लेकिन एक बार ख़ास तौर से प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विशेष रूप से इसको निमंत्रण देकर प्रधानमंत्री भवन, तीन मूर्ति भवन में बुलवाया, और यही कहा कि मैं देखना चाहती थी कि जिसकी आवाज़ की मैं दीवानी हूँ वो ख़ुद कैसी लगती है, और आप तो बिल्कुल वाकई फ़कीर लगती हो। और इस तरह से उनका अवगत किया गया, और उनके एजाज़ में एक भोज का भी आयोजन हुआ। और बस यात्रा से पहले मित्रों एक बार इनका आना हुआ भारत में। अक्सर आती थी, कई बार कंसर्ट्स पे बहुत ज़्यादा बुला लिया करते थे, और दिक्कत ये होती थी कि जब भी आती थी किसी भी कंसर्ट पे जब गाती थी तो फिल्म के जो प्रोड्यूसर्स थे वो इनके जो रिकॉर्डेड गीत थे रिकॉर्डिंग ले जाते थे, और उनसे इजाज़त लेके वो उनको अपनी फ़िल्मों में शामिल कर लिया करते थे। लेकिन पैसे का भुगतान रेशमा ने ख़ुद ये कबूल किया था कि पैसे के भुगतान के वक्त मुझे कुछ नोट पकड़ा दिए जाते थे, और कोई भी तयशुदा रकम ऐसी नहीं थी जिससे मैं ये महसूस कर सकूं कि मुझे बहुत ज़्यादा मुआवजा मिला है। मुआवजा जो भी मिलता था वो दरगाहों पे मिलता था, और वो भी इनाम की शक्ल में, और या फिर जब कुछ रिकॉर्डिंग का सिलसिला वहाँ पाकिस्तान रेडियो में, लाहौर रेडियो स्टेशन पर और वहाँ के दीगर रेडियो स्टेशंस पर शुरू हुआ, या फिर कुछ फ़िल्मों में मेरे गीत जो है वो इस्तेमाल किए गए। राज कपूर साहब ने भी एक फ़िल्म में इस्तेमाल किया, तो उसके मुझे ज़रूर मुआवजा मुझे ठीक ढंग से, सम्मानजनक ढंग से मिला। लेकिन वैसे लोग कन्नी कतरा जाया करते थे जहाँ पैसे की बात आती थी, और हम फ़कीर लोग थे, हमारे लिए ये एक ज़ियारत थी। ये एक होता था कि हम अगर किसी गायन पे जा रहे हैं, किसी दरगाह पे जा रहे हैं, तो एक ज़ियारत है, और ज़ियारत समझ के हम लोग लीन होकर वहाँ गाया करते थे। हमारे सामने ये नहीं होता था कि कहाँ लय जो है वो बदल जाए और कहाँ हम सलाम जो सुनने आए हैं उनको सलाम करें, तो ये चीज़ें भूल जाया करते थे। पूरी तरह से लौ लग जाती थी, और उस लौ लगने के बाद बिल्कुल अपने आप को पूरी तरह से समर्पित भाव से
दरगाह का जो पीर होता था उसको उसके सामने पेश कर दिया करते थे। तो ये सादा दिल लोग थे मित्रों। ऐसे सादा दिल लोग अब कहाँ रहे, और ज़िंदगी आखिरी दिन जो हैं वो आखिरी लम्हे, आखिरी साल इसके भी बड़े दुखद बीते। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, मैंने आपको पहले भी बताया, लेकिन दीवानगी जो है इसके प्रति वो इतनी ज़्यादा थी कि लोग उसको भूल नहीं पाते। और अब भी जो है उसका ये लाल मेरी पत रखियो वो तो गीत चलता ही है कि हाय और रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा, ये उसका गीत पर्टिकुलरली। और सबसे ज़्यादा जो लोकप्रिय, जो बार बार सुना गया, वो था लंबी जुदाई, कि 4 दिनों का खेल और रब्बा लंबी जुदाई। और लंबी जुदाई जो है वो इतना ज़्यादा लोकप्रिय गीत हुआ कि यूट्यूब पर और अन्य संसाधनों से उस गीत को सुनने वालों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई थी। लेकिन इसके मुकद्दर में 1 करोड़ रुपया भी कभी नहीं था। और जब ये इसने आखिरी सांस ली तो उस वक्त भी कुछ बिल बकाया थे जिनका भुगतान सरकार ने कर दिया, वो बात अलग है। लेकिन इसकी अपनी कमाई जो थी, इसको पेशे की तरह इसने कभी नहीं लिया, इसलिए इसका बैंक बैलेंस जो था वो ज़ीरो था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने तो अंगूठा लगाना है, मुझे कौन सा लिखना आता है, कि मैं कौन हूँ, मैं अपने दस्तखत करने में पूरी तरह से नहीं जानती। ये लोगों ने 4 दिन करीब रहने वाले लोगों ने सिखा दिया, तो मैंने रेशमा लिखना सीख लिया कि मुझे ना लिखना आता, ना पढ़ना, और ना रागों के बारे में कोई जानकारी। ऐसे सादा दिल इंसान इस ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा मधुर आवाज़ें और मधुर यादें आपके लिए छोड़ जाते हैं। मित्रों, ये यादें बहुत ताकत देती हैं, कभी कभी इनको याद कर लिया करें। शुक्रिया दोस्तों।